हाय बच्चों, अभी हम लोग चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, आइए मैं आपके सामने अब यहाँ से देखिए, जो कुछ भी अभी तक आपने पढ़ा है एक बार समराइज करते हुए जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हर एक चैप्टर के, उसको हम लोग ध्यान देंगे देखेंगे। सबसे पहला चैप्टर हमारा, कुछ बातों को ध्यान रखिए जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे, एग्जाम हॉल में बैठोगे आप तो ये ध्यान रखें, जब भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा गिवन डेटा को जरूर लिखिए। गिवन डेटा आपको मेंशन करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। और उसके बाद गिवन डेटा मेंशन करने के बाद जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप फाइंड किए हैं, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड करने दिया गया है, उस फाइनल आंसर के बाद आपको एसआई यूनिट लिखना मस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आप एसआई यूनिट छोड़ देते हो तो आप पूरे मार्क्स नहीं पाओगे, ठीक है, यानी नंबर आपका कटेगा यदि ऐसा यूनिट नहीं लिख पाए। सारा कुछ सही सही बना लीजिए, फिर भी ऐसा यूनिट आपको लिखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रे डायग्राम में एक चीज ध्यान रखें, शार्प पेंसिल यूज करें और हमेशा लाइट के डायरेक्शन पर एरो लगाना ना भूलें। जिस भी लाइट रे को आप ड्रॉ कर रहे हो तो क्या करना है, उसमें एरो लगाना इंपॉर्टेंट है उसके डायरेक्शन पे। अब सर्किट डायग्राम में खासकर करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप ए मीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ेंगे और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। और एक चीज खास बात, उसके पोलैरिटीज का ध्यान रखिए, प्लस और माइनस जो है आप जानते हो, ए मीटर हो चाहे वोल्ट मीटर हो, इस तरह से कनेक्ट कीजिए कि ए मीटर के पॉजिटिव साइड से करंट एंटर करे और उसके नेगेटिव साइड से करंट एग्जिट करे। सेम बात आपको वोल्ट मीटर में भी यूज करना है। देखिए, जब भी आप किसी दो फिजिकल क्वांटिटी में आप डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आंसर शीट में आप हमेशा टेबल बना करके ही लिखिए, है ना। इस तरफ मान लीजिए दो फिजिकल क्वांटिटी है तो आप टेबल बना करके उसको रिप्रेजेंट करें। तो ये कुछ बातें हैं जिसका ध्यान रखना आपको जरूरी है। अब आइए हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आइए सबसे पहले इसमें आप साइन कन्वेंशन के बारे में ध्यान रखिए। देखिए, चाहे मिरर हो या फिर लेंस हो, आप मिरर की बात कर रहे हो या फिर लेंस की बात कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ एफ होगा, ये पॉजिटिव होगा। और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव होगा। इतनी बातों को ध्यान देखिए। देखिए, उसके बाद मिरर फॉर्मूला में आ जाइए। आप स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला को लिखते हैं तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आप यही बात ध्यान में रखेंगे, f इक्वल टू u इंटू v बाय u प्लस v। इन बातों का भी ध्यान रख सकते हो आप। उसके बाद देखिए, लेंस फॉर्मूला यदि आप लिखते हैं तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इन चीजों को यदि आप समझ पा रहे हैं तो यहां से आप आगे एक बार बढ़ करके देखिए। मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, इसी में यदि हम आगे बढ़ेंगे तो मैग्निफिकेशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म, अभी मैग्निफिकेशन को मिरर के लिए यदि मैग्निफिकेशन आप लिख रहे हैं तो फिर आप ध्यान रखें कि देखिए, ये m इक्वल टू माइनस v बाई यू होगा मिरर के लिए, और लेंस के लिए m इक्वल टू v बाई यू होगा। वैसे आप दोनों के लिए m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको भी लिख सकते हैं, है ना। आप देखेंगे गिवन डेटा आपके पास है क्या। यदि m निगेटिव है, यानी मैग्निफिकेशन यदि आपको निगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब आपका इमेज रियल और इन्वर्टेड है। और यदि m आपको पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है आपका। ठीक है, आइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। तो इसमें आप रिफ्लेक्शन में आप इन चीजों को तो देखा आपने कि मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, ये सब चीज तो है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखें, रे डायग्राम के यहां पर, हालांकि आप फिर भी याद रखेंगे, रे डायग्राम जो है आपका, इसके सबसे पहली बात, डायग्राम ड्रॉ करने के रूल्स जो कि 4 नियम आपको बता रखे हैं। और पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चों। आइए मैं यहां से आगे चलता हूं। देखिए, आपके क्लास में मैंने एक बार ये बना करके दिखाया हुआ था, कुछ इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है भी हमारे पास। ठीक है, देखिए, जैसे यदि आप ध्यान रखें
कि स्फेरिकल मिरर में यानी कॉन्केव मिरर में यदि आप मान लीजिए ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं, ठीक है। मैं एक बच्चों आपको यहाँ पे प्रयास करता हूँ, इसमें है नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है। चलिए आ जाइए, इस रे डायग्राम को समझते हैं, ठीक है। देखिए कुछ रे डायग्राम हमारे पास है, जैसे यदि कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखते हैं, बियॉन्ड सी रखते हैं, तो इसका इमेज आपको बिटवीन सी एंड एफ मिलेगा, ठीक है। और यदि लेंस में मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है और इसमें यदि आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखते हैं, तो इसका इमेज जो है आपको कहाँ मिलने वाला है, मतलब ऑब्जेक्ट को यदि ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है और ये फोकस है, यदि इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो इसका इमेज जो है आपको कहाँ मिलेगा, बियॉन्ड 2f मिलेगा, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बात ध्यान रखेंगे आप, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए कुछ बात आप यहाँ पर ध्यान में रख लीजिए, मैं आपको बता ही देता हूँ, ये चीज यहाँ पर है नहीं। देखिए ये चीज आप ध्यान में रख लीजिए, टेबल में जो एक दो बात आपको याद रखना है। यदि एक मिरर आप बना रहे हैं, सपोज कीजिए स्फेरिकल मिरर आपने बनाया, ये आपका कॉन्केव मिरर है, ठीक है। इसके प्रिंसिपल एक्सिस होंगे ये P मान लीजिए, यहां पर आपका फोकस होगा, इसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर इन्फिनेटिव है आपका, ठीक है। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को, ये मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है और ऊपर मैं इमेज को रिप्रेजेंट करूंगा, ये ध्यान रखिए। यदि किसी ऑब्जेक्ट को आपने फोकस पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ बियॉन्ड सी रख रहे हैं, ठीक है, तो उसका इमेज आपको कहाँ मिलने जा रहा है, बिटवीन एफ एंड सी। उसके बाद बच्चों आप यदि किसी ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं तो एट सी पर ही उसका इमेज मिलने वाला है। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी रख रहे हैं तो इसका इमेज आपको बियॉन्ड सी मिलने जा रहा है। फोकस पर रखेंगे तो यदि किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पर आप रखते हैं तो उसका इमेज आपको इन्फिनिटिव मिलता है, और बिटवीन पी एंड एफ रख रहे हैं तो ये आपका बिहाइंड द मिरर बनने जा रहा है, बिहाइंड द मिरर इसका इमेज मिलेगा आपको। अब देखिए बच्चों, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इन बातों को यदि आप याद रखते हैं तो देखिए यहां से लेकर के इस एफ के बीच कहीं भी आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो आपको रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलने वाला है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगा, ठीक है। और यदि P और F के बीच कहीं आपने रखा है तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगा, ठीक है। एक बात ध्यान में रखें आप, यदि किसी ऑब्जेक्ट को आपने शी पर रखा है तो ये एक अलग कंडीशन हो सकता है कि आपको यहां पर इस बात को ध्यान में रखिए, सेम साइज आपको कैसा इमेज मिलने जा रहा है, सेम साइज का इमेज मिलेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिए। आइए आगे देखते हैं हम लोग, यहां से चले देखिए, इस तरह से आप लेंस के भी रे डायग्राम को याद रखते हैं। अच्छा, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन भी सेम ही रहने वाला है, बस यहाँ पर जहां पर आप मिरर को आपने सी कह दिया था, यहाँ पर आप 2f बोलेंगे, 2f1 और 2f2 यूज करेंगे लेंस की जब बात आएगी, ठीक है। आगे देखिए कुछ ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखिए। यदि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट, जो ये आपके क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भी इसका दिया हुआ है, वैसे ये सब क्वेश्चन आप कर चुके हैं, बनवाया जा चुका है आपको। आइए हम लोग सेकंड चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पे चलते हैं। देखिए इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, सबसे पहले आई डिफेक्ट को समझते हैं और उसके करेक्शंस को देखते हैं, ठीक है। देखिए आप जानते हैं सबसे पहले लाइट रे कॉर्निया के थ्रू एंटर करता है, और एंटर करते प्यूपिल से जब हमारे लेंस पर लाइट रे इंसिडेंस होता है उसके बाद रेटिना पर इमेज बनता है, ठीक है। आइए सबसे पहले मायोपिया को समझते हैं हम लोग, ठीक है। यदि मायोपिया की बात करते हैं तो इसमें इसी को आप नियर साइटनेस भी बोल सकते हैं, और इसका रीजन क्या है, मतलब साइंटिफिक काउज जो देखे, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल और हाई कन्वर्सिंग पावर ऑफ द आई लेंस। या तो आई लेंस थिक हो जाएगा,
या फिर क्या होगा, आई बॉल का साइज बड़ा हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। ये रीजन है किसका, मायोपिया का। इस कंडीशन में इमेज जो है ये रेटिना पर ना बन करके रेटिना के पहले बन जाएगा। ठीक है, आइए इसको कैसे करेक्ट करेंगे। इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग कनकेव लेंस यूज करेंगे। नेगेटिव पावर होता है कनकेव लेंस का, ये बातें आप ध्यान रखोगे। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया की बात कीजिए तो यहां जो है इसमें इसी को फार साइटनेस भी बोलिएगा, और शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल और लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। इस कंडीशन में यहां भी इमेज आपका रेटिना पर ना बन करके रेटिना के पीछे बनेगा इमेज। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस का पावर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वैसे मैं ये पावर ऑफ लेंस की बात जो चल रही है आप ध्यान रखिए, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय फोकल लेंथ होगा। और ये फोकल लेंथ आपका किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे। और इसका यदि एसआई यूनिट खोजने निकलते हैं आप, तो इसका एसआई यूनिट होगा पर मीटर। इस पर मीटर को ही आप क्या बोलोगे, डायोप्टर बोलोगे। ये डायोप्टर, और कैपिटल डी से आप इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, आइए देखिए, आप कभी किसी ओल्ड पर्सन को न्यूज पढ़ते हुए देखिए, है ना, या बुक रीड करते हुए देखिए, वो यदि बुक को 50 सेंटीमीटर के राउंड रख रहे हैं 25 सेंटीमीटर की जगह 25 सेंटीमीटर के प्लेस पे, इसका मतलब है कि उसको क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है। ठीक है, आइए वैसे आप इस दो चीजों को जरूर ध्यान रखिए। एक प्रेस बायोपिया, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। प्रेस बायोपिया क्या होता है, ओल्ड एज में होता है, और उसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों का सिम्टम रहता है। ओल्ड एज के कारण जो है ना बच्चों, यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, लूज हो जाता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन की कमी होने के कारण क्या हो जाता है, ओल्ड एज में इस कंडीशन में प्रेस बायोपिया होता है। आइए करेक्शन रे डायग्राम देखें। यदि हम लोग मायोपिया की बात कर लेते हैं, आइए मायोपिया मैंने कहा था यूजिंग अ कनकेव लेंस टू डाइवर्ज रे बिफोर दे एंटर द आई। आइए इसमें क्या था, इसका रीजन था, मतलब इसमें क्या होता था, यदि मायोपिया है, कोई मायोपिक आई है किसी पर्सन का, तो क्या होगा कि यह इमेज जो है रेटिना पर बनने के बजाय रेटिना के पहले बन जाता था। तो रेटिना के पहले बनने का रीजन क्या है, या तो ये लेंस थिक हो गया होगा, या हमारा आई बॉल का साइज क्या हो गया होगा, बड़ा हो गया होगा। दो, तो इसको दूर करने के लिए हमने क्या किया, कॉन्केव लेंस यूज कर लिया। कॉन्केव लेंस क्या किया, इस लाइट रे को डाइवर्ज करेगा, और डाइवर्ज होकर के ये कन्वर्ज होते होते कहां पहुंच जाएगा, रेटिना पे आ जाएगा। उसी तरह से हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन की बात करते हैं, तो हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन में क्या होता था, लाइट रे हमारा रेटिना के बाहर रिफ्लेक्ट इंटरसेक्ट करता था। ठीक है, इमेज यानी इसके बाहर बनता था। तो ये इमेज क्या हुआ, अब हम लोग यहाँ पर बनाने लगे। इसके लिए हमने क्या करा, कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लिया। ठीक है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस इस लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, और डाइवर्ज करते करते इसको रेटिना पे ले आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा करेक्शन है। उसके बाद देखिए आप, यदि मैं यहां से आगे लेकर के चलूं आपको, तो देखिए डिस्पर्शन और प्रिज्म की बात कर लीजिए। डिस्पर्शन ऑफ लाइट आप समझिए, स्प्लिटिंग ऑफ क्या है, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट में 7 कंपोनेंट कलर प्रेजेंट होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 7 कंपोनेंट कलर प्रेजेंट होता है इसमें। आप यदि इसको देखें, वीप ग्योर कहते हैं, यही 7 कलर हमारा है। वीप ग्योर में सबसे आपको जो ध्यान रखने की बात है, ये रेड कलर, ये क्या होता है, सबसे कम बैंड होता है, और सबसे ज्यादा कौन बैंड होता है, वायलेट बैंड होता है सबसे ज्यादा। रीजन इसका क्या है, देखिए जब तक लाइट रे एयर में ट्रेवल कर रहा होता है, तो लाइट के सारे कंपोनेंट कलर सेम स्पीड से चल रहे होते हैं। लेकिन जैसे एयर के अलावा किसी दूसरे मीडियम में एंटर करता है, तो लाइट के कंपोनेंट कलर का स्पीड क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। हर एक कलर की स्पीड अलग अलग हो जाती है। तो इसलिए इसका रीजन यदि आपसे पूछे, तो डिफरेंट कलर्स ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड्स इन ग्लास। ठीक है, आइए होगा क्या, यदि आप प्रिज्म में व्हाइट लाइट को एंटर कराते हो, तो आप ध्यान रखिए डिस्पर्शन होगा, और देखिए नीचे से आपका लाइट का ये चलता रहेगा। विबग्योर, VIBGYOR, ये विबग्योर है। रेड
सबसे लिस्ट बेंड होगा और वायलेट सबसे ज्यादा बेंड करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए हम लोग यदि यहां से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिए, इसका रीजन ये है कि रेड सबसे क्या होता है, लिस्ट यानी सबसे कम बेंड होता है रेड। इस कारण से क्या होता है कि रेड लाइट का यूज हम लोग डेंजर सिग्नल में करते हैं, ठीक है। सबसे कम मुड़ने के कारण स्ट्रेट पाथ में और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक चलता है ये, समझे। बहुत कम स्कैटर्ड भी होता है, बहुत ज्यादा स्कैटर्ड भी रेड लाइट नहीं होता है। आइए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। देखिए इसमें और एक और चीज भी ध्यान में रखेंगे। कुछ क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाता है, व्हाई डज द सन अपीयर्स रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाइल द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यूरिंग द डे। यदि आप आंसर को लिखते हैं तो की वर्ड को जरूर अपने आंसर में क्या कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। की वर्ड आपके आंसर में क्या होने चाहिए, अंडरलाइन होने चाहिए। उसके बाद ड्यूरिंग सनराइज या सनसेट की बात भी आप कर रहे हो तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके लाइट अर्थ तक पहुंचता है, ठीक है। शॉर्टर वेवलेंथ के जो लाइट है जैसे ब्लू है, ये बहुत ही पहले क्या होता है, पहुंचने से पहले स्कैटर्ड हो जाता है। जितना ज्यादा लाइट ट्रेवल करेगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, स्कैटर्ड भी होगा। उतना ही ज्यादा उसको पाथ को ट्रेवल करना पड़ेगा, उतने ही ज्यादा पार्टिकल से वो क्या होगा, स्कैटर्ड होता हुआ आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए केवल लॉन्गर वेवलेंथ जैसे रेड जो है यही क्या कर पाएगा, एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट कर पाएगा और अर्थ तक पहुंच पाएगा, जिस कारण से हमें आकाश जो है रेडिश अपीयरेंस होता है, समझ गए। ड्यूरिंग द डे की बात करें, जब सन हमारे ओवरहेड होता है तो लाइट लेस डिस्टेंस को ट्रेवल करता है और ब्लू लाइट बहुत ज्यादा, ब्लू लाइट क्या होता है, स्कैटर्ड होता है सबसे ज्यादा, जिस कारण से पूरा का पूरा स्काई हमें ब्लू अपीयर होता है। ये रीजन है। आप एक बात ध्यान रखेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में यदि मान लीजिए कि कोई पार्टिकल्स है, यदि इस पार्टिकल से कोई लाइट रे आकर के क्या हो रहा है, स्कैटर्ड हो रहा है, तो आपको बच्चों ये ध्यान रखना पड़ेगा साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल्स ग्रेटर देन है किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट से, वेवलेंथ ऑफ लाइट से बड़ा है। यदि कोई पार्टिकल्स लाइट रे को स्कैटर्ड कर रहा है, इसका मतलब उस पार्टिकल्स का साइज लाइट रे के वेवलेंथ से बड़ा है। लाइट रे के वेवलेंथ से छोटे पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चैप्टर 3 हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को देखते हैं। यदि आप ध्यान रखें इस चीज में, सबसे पहले हम लोग ओम्स लॉ और रेसिस्टिविटी को पढ़ेंगे। देखिए ओम्स लॉ की यदि आप बात करते हो तो आप जानते हैं, देखिए इससे पहले और भी यदि कुछ बातें आपको, कुछ बेसिक फॉर्मूला आपका I इक्वल टू क्यू बाई टी आप याद रखते हैं, है ना। और Q बराबर आप जानते हैं क्या होता है, N इंटू ई भी है। ये N यहाँ पर क्या है, N आपका इंटीजर को बिलोंग करता है, यानी N जो है नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन है, ये ध्यान रखें। यदि I इक्वल टू क्यू बाई टी है तो Q इक्वल टू N इंटू ई भी है, बाई टी आप लगा लो, ये आपके इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, फॉर्मूला है, समझ गए। यदि आप देखें इस E का जो वैल्यू है, इस E को आप बेसिक चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। तो इस बेसिक चार्ज का जो वैल्यू है बच्चों, ये आपका क्या है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। आइए ओम्स लॉ को समझते हैं। अच्छा V इक्वल टू, भी आप याद रखिए, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू है, और यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V स्केलर क्वांटिटी है, और ये भी याद रखिए इसका SI यूनिट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो क्या होगा, जूल पर कूलम, जिसको आप क्या बोल रहे हो, वोल्ट बोल रहे हो, है ना। आप याद भी रखिए इस चीज को, 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 1 जूल पर कूलम होगा, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। आ जाइए हम ओम्स लॉ को समझते हैं। इनके स्टेटमेंट को बच्चों जानते हो, ठीक है। यदि कांस्टेंट टेम्परेचर पर पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के एंड्स का, उसके छोर का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो क्या होगा, उसमें फ्लो होने वाले करंट के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यदि आप गौर करें, भी जो है आई इंटू आर के प्रोडक्ट के बराबर है, यानी आप यदि ऐसा लिखते भी हो कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई के, तो आप इसको हटाओगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल को, तो भी इक्वल टू आई इंटू आर लिखेंगे, और यह आर जो है क्या है, कांस्टेंट है। इसी आर को आप क्या बोल रहे हो, रेजिस्टेंस बोल रहे हो। भी आई ग्राफ जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है, जो कि ओरिजिन से पास करेगा। यदि आप देखें भी आई ग्राफ, इसका मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं, मान लीजिए ये जो ग्राफ है ये हमेशा क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्योंकि वाई एक्सिस पर आपने भी को रिप्रेजेंट कर रखा है, एक्स एक्सिस पर आप आई को रिप्रेजेंट कर रखे हो। ये स्लोप किसको बता रहा है, रेसिस्टेंस को बता रहा है बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आइए हम लोग रेसिस्टिविटी की बात कर लेते हैं। देखिए वैसे यदि मैं आपको बताऊं कि रेसिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में आप सुने हैं, तो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करने वाला फैक्टर क्या क्या हो सकता है। रेसिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया का, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। ये रेसिस्टेंस, इस बात को बच्चों ध्यान में रखो आप, रेसिस्टेंस टेम्परेचर के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये आप यहां पर ये किसके लिए है, मेटल के लिए बोलो बच्चों, या कंडक्टर के लिए कह सकते हो कि रेसिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, तो क्या कह सकते हैं बच्चों इसको, फिर ये मेटल के लिए तो नहीं हो सकता है, ये नॉन मेटल के लिए हो सकता है, सेमीकंडक्टर के लिए। यदि इस दोनों इक्वेशन को, मान लीजिए इस दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाय ए के बराबर होगा बच्चों। और यहीं से यदि आप सोचो, मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाऊंगा तो आर इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए निकल के आएगा बच्चों, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आइए, यही फॉर्मूला आपको यहाँ पर आर इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए मिल रहा है। अब कहिए कि ये जो कांस्टेंट टर्म आया है रो, ये आपका है क्या, ये या तो रेसिस्टिविटी, और इसी रेसिस्टिविटी को बच्चों आप स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी लिखते हो, इसी रेसिस्टिविटी को आप स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोल देते हो। आइए ध्यान दीजिए, सबसे अच्छी बात ये ध्यान में रखिए कि रेसिस्टिविटी किसी भी मटेरियल के लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया पे बच्चों डिपेंड नहीं करता है। केवल और केवल किसी भी मटेरियल का, किसी कंडक्टर का रेसिस्टिविटी उसके मटेरियल और टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। किसी भी कंडक्टर के, किसी भी वायर के आप लेंथ को और क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज करेंगे तब भी रेसिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आने जा रहा है। आइए इसके बाद बच्चों हम लोग यहां से यदि आगे बढ़ते हैं, तो आपको एक बात मैं बताऊं कि देखिए रेसिस्टर कॉम्बिनेशन के बारे में समझिए। रेसिस्टर को आप या तो सीरीज या पैरेलल, मिक्सचर कंबाइन भी होता है, एक ही सर्किट में आप सीरीज और पैरेलल दोनों में भी लग सकते हैं। आ जाइए रेसिस्टर के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझते हैं बच्चों। सीरीज की यदि बात करेंगे तो इसमें क्या होता है ना बच्चों, जितने भी रेसिस्टर आपने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, हर एक रेसिस्टर में क्या होगा, करंट, सेम करंट फ्लो होने वाला हर एक रेसिस्टर में। और यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। यदि मैं आपको बताना चाहूं, सपोज करो आपने 3 रेसिस्टर सपोज करो आपने सीरीज में लगा रखा है, तो देखो करंट तो बच्चों सब में सेम जाएगा। मान लीजिए कि इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस R1 है, इसका रेसिस्टेंस R2 है और इसका रेसिस्टेंस R3 है बच्चों। यदि आप यहाँ एक वोल्ट मीटर लगाते हो तो इसका वोल्टेज V1 मिलेगा आपको। दूसरा वोल्ट मीटर यदि आप यहाँ पर लगा रहे हो तो इसका आपको V2 मिलेगा, और तीसरा वोल्ट मीटर यदि आप बच्चों यहाँ पर लगा रहे हो तो इसका आपको V3 मिलेगा। यानी पोटेंशियल हर एक रेसिस्टर का क्या है, अलग अलग है, लेकिन करंट सब में सेम फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो RS यदि आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हो तो RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस, जहां तक आपने करंट रेसिस्टर को जोड़ रखा है सबको क्या कीजिए, कनेक्ट कर लीजिए, सम अप कर लीजिए, और आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जितने भी रेसिस्टेंस आपने लगा रखा है उस सब के रेसिस्टर को सम अप कर लीजिए, आपको
इक्विवेलेंट रेसिस्टर मिलेगा। पैरेलल की बात कीजिए, वोल्टेज इसमें बच्चों सेम रहने वाला है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कीजिए, इसमें वोल्टेज क्या होगा, सेम रहेगा और करंट इसमें अलग अलग होगा। देखिए सपोज करो आप, ये आपका यदि आप यहां पर पहुंच रहे हो बच्चों, ये आपका क्या है, मान लीजिए इसके नीचे आपने एक सेल लगा रखा है, इसमें एक स्विच लगा ही दो आप। यदि आप कोई वोल्ट मीटर लगाते हैं, है ना, तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये वोल्ट मीटर R1 रेसिस्टर, R2 रेसिस्टर और R3 रेसिस्टर, इस तीनों के पोटेंशियल को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। और सेम ही पॉइंट पर तो आपने दोनों को जो रखा है, तो R1, R2 और R3 इस तीनों का वोल्टेज क्या होगा, सेम ही होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इस तीनों का सेम होगा बच्चों, यदि आप गौर से देखो। लेकिन जब करंट यहां तक पहुंचेगा ना, तो करंट आपका क्या होगा बच्चों, ये डिवाइड होगा I1, I2 और I3। फाइनली यही करंट यहां पर आकर के बच्चों I1 यहां पहुंचा होगा, I2 होगा और ये I3। आप देखें यहां जो करंट पहुंचा, ये करंट आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा बच्चों। समझ गए बात को आप? आइए, तो यहां पर यदि आप क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस खोजते हैं, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जहां तक भी आपके पास रेसिस्टर है, आप यहां पर क्या कर सकते हो, इसको कनेक्ट कर सकते हो। आगे देखिए, यदि बच्चों दो ही रेसिस्टर आपको पैरेलल में दिया हुआ, तब फिर आप डायरेक्ट देखिए, यदि दो रेसिस्टर ही आपको दिया हुआ है, तो 1/R, यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2। आप इसी को गौर से देखें तो प्रोडक्ट बाय सम, यानी R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, प्रोडक्ट बाय सम, आप ये काम कर सकते हो बच्चों। ठीक है, आ जाइए देखिए, और हाँ एक फॉर्मूला और याद रख लीजिए, यदि यहीं पर आपको n इक्विवेलेंट मतलब n इक्वल रेसिस्टर को यदि पैरेलल में कनेक्ट कर देता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको Rp इक्वल टू R बाई n, ये याद रखना पड़ेगा। यहां पर R क्या है बच्चों, तो R जो है आपका ये रेसिस्टेंस ऑफ ईच रेसिस्टर है और n आपका नंबर ऑफ रेसिस्टर है। तो ये आपको ध्यान, कुछ क्वेश्चंस यदि आप देखते हो, यहां पर मान लीजिए एक सेल लगा हुआ है, 2 ओम है, 4 ओम 4 ओम। यदि इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपसे पूछा जाए, तो क्या जवाब होगा आपका, ये पहले बता दो। देखो दो ही रेसिस्टर यहाँ पैरेलल में है बच्चों, है ना, और मैंने अभी आपको सिखाया है कि यदि दो ही रेसिस्टर पैरेलल में हो, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट बाय सम कर सकते हैं। तो इसका प्रोडक्ट कितना होगा 16 और सम कीजिएगा तो कितना होगा 8, यानी इस दोनों को मिलाकर के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 होगा। और पहले से 2 ओम का रेसिस्टर आपके पास सीरीज में जुड़ा हुआ है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या रह जाएगा, 4 ओम रहेगा बच्चों। ठीक है, क्या हो जाएगा ये आपका 4 ओम होगा आंसर, ये आप ध्यान में रख लीजिए, है ना। चलिए देखिए, ये भी आपका 2 ओम रह जाने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से, देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और पावर को समझते हैं। देखिए इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहते हैं या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए जब भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होता है, तो रेसिस्टेंस के कारण, है ना, रेसिस्टेंस के कारण कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, वेस्ट ही होता है, हम लोग यूज तो करते नहीं है। वह हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी भी क्या होता है, हीट में कन्वर्ट होता है। ये H इक्वल टू आई स्क्वायर RT, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। यदि आप यहां से देखें तो कह सकते हैं H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई स्क्वायर के, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, R के, और H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के भी। यानी प्रोड्यूस्ड हीट जो है इस तीनों के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आइए यदि करंट को डबल करते हैं तो हीट जो है कितना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, ये ध्यान रखें आप। इलेक्ट्रिक पावर की बात कीजिए, आइए आप जानते हैं पावर जो है
आई इंटू भी हो सकता है। और अब यदि आपने भी लिखा है तो अभी तो पहले पढ़ा था आपने, भी इंटू क्या होता है, आई आर होता है। यदि आप पुट करते हैं इसी जगह तो आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। और आई बराबर यहीं से यदि आप देखना चाहो तो आई बराबर क्या कह सकते हो आप, भी बाई आर कहेंगे। जैसे आपने यदि भी बाई आर कहा बच्चों, तो आई स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर रहेगा, तो आर आर कैंसिल होकर के वी स्क्वायर बाय आर रह जाएगा। ये चीजें आप ध्यान में रखिए। पावर का ऐसा यूनिट वाट होगा। देखिए कमर्शियल यूनिट की यदि आप बात करते हो ना, पावर के कमर्शियल यूनिट की बात करते हो बच्चों, के डब्ल्यू एच होता है। पावर का कमर्शियल यूनिट क्या होता है, के डब्ल्यू एच। आपके घर में जो मीटर लगा होता है वो के डब्ल्यू एच मीटर होता है बच्चों। यही क्या करता है, यही कंपनी को, जो कंपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई कर रही है आपको, उसको बताता है कि आपने कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम किया है। तो 1 किलोवाट इंटू आर जो है ना बच्चों, ये 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट इंटू आर का वैल्यू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए हम लोग यहां से आगे बढ़े, कुछ बोर्ड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए एक वायर का रेसिस्टेंस 10 ओम है, ये आपको गिवन है, दिया हुआ है। इस वायर का रेसिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। यदि आप आगे देखो तो इसको क्या करते हो आप, स्ट्रेस्ड करते हो। स्ट्रेस्ड मतलब खींचते हैं, और खींच करके इसके लेंथ को आपने क्या किया, 3 टाइम्स कर दिया। अच्छा एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यदि आप किसी वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, जब भी क्वेश्चन में आपको ये टर्म दिखे ना, तो आप ये जान लीजिएगा इससे सिर्फ लेंथ ही नहीं, इससे लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों क्या होता है, चेंज होता है। इससे लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों चेंज होता है, लेंथ भी और क्रॉस सेक्शन एरिया भी। थोड़ा सा फिर भी समझिए। देखिए यदि वायर को आप स्ट्रेच्ड कर रहे हो, तो यदि लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया, यदि इसको हम कंपेयर करने आते हैं, लेंथ यदि आपका डबल हुआ, यदि लेंथ को आपने क्या किया, डबल कर लिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया आपका हाफ हो जाएगा बच्चों। समझ रहे हैं, यदि आप लेंथ को ट्रिपल कर रहे हैं तो ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया थ्राइस हो जाएगा। समझ गए, 1/3 हो जाएगा। आप इतनी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चों आपको। तो यहां पर क्या कर रहा है, लेंथ को आप क्या कर रहे हो, 3 टाइम्स कर रहे हो। तो नया रेसिस्टेंस आपसे पूछा गया, आप देखो आर डैश, जब ने आपका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, 1/3 हो जाएगा, क्योंकि लेंथ आपका कितना हो गया है, 3 टाइम्स हो गया है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया बाय 3 हो जाएगा। और आप सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट 90 ओम के इक्वल आएगा। देखिए यदि वायर से स्ट्रेच्ड किया जाता है तो न्यू रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है वो n स्क्वायर इंटू जो पुराना रेसिस्टेंस है आपका, है ना, ओल्ड रेसिस्टेंस की। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है, इससे आप अपने बने हुए आंसर को चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि यहां से आगे बढ़ेंगे बच्चों तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यदि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो आइए सबसे पहले इन बातों को समझिए। देखिए बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में समझिए। देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, यदि किसी कंडक्टर में आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाएंगे, ठीक है, तो पहले उस कंडक्टर को आप करंट कैरिंग कंडक्टर बोलेंगे। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब वह जो मैग्नेटिक फील्ड बना है उस मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। आइए उस डायरेक्शन को जानेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले एक दो बात और समझेंगे। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो एक बार मैग्नेट यदि हम रखते हैं, है ना, तो बच्चों एक बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो बार मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ से साउथ होगा। और इसकी बात करते हैं आप, देखिए ध्यान दीजिए यहीं पर बच्चों, देखिए ये हमारा मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन होगा, और मैग्नेट के भीतर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन होगा इसका। आ जाइए
अब यहां से आगे बढ़ते हैं। एक बात जो आपको ध्यान में रखना है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बच्चों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड ये है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ये है, यदि इस पॉइंट पर डायरेक्शन खोजो, इसका टेंजेंट इस तरफ होगा और इसका टेंजेंट इस तरफ होगा, तो एक ही पॉइंट पर दो दो मैग्नेटिक फील्ड आप ऑब्टेन कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक नीडल एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन को शो नहीं कर सकता है, इसीलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। आ जाइए, इसके बाद आप यदि देखें, एक मिनट रुक जाइए, ठीक, चलिए देखिए, अब यहां से यदि आप आगे बढ़ते हो बच्चों, तो जो आपको मैं बता रहा था अभी, चलिए देखिए इसको समझते हैं हम लोग। तो ये तो आपको बताया, यदि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाएंगे तो उसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा। देखिए, यदि बात करते हैं हम लोग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी बच्चों यदि आप स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा ना, देखिए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यदि आप एक स्ट्रेट करंट कैरिंग लीजिए और इसमें क्या कीजिए, करंट मान लीजिए इस डायरेक्शन में आप करंट को क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। यदि करंट आपका ऊपर की ओर जा रहा है, आप ध्यान दीजिए, इसके लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। सपोज कीजिए ये क्या है, आपका कंडक्टर है, ठीक है, यदि करंट जिस डायरेक्शन में आप भेज रहे हैं, अपने थंब को उसी डायरेक्शन में लगाइए, तो करंट यदि ऊपर की ओर है तो थंब भी आपका क्या है, ऊपर की ओर लगा हुआ है। बाकी फिंगर को कर्ल कीजिए, तो बाकी फिंगर को कर्ल करने से जो डायरेक्शन आपको मिल रहा है, ये किसका डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का। यदि आप करंट के डायरेक्शन को पलट दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, बदल जाएगा। देखो बच्चों, जो आपको एक दो बातें याद रखना है, इस कंडीशन में आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों बी से रिप्रेजेंट करते हैं आप। तो स्ट्रेंथ ऑफ बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रिक करंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी बात है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है ये चेंज हो जाएगा कब, जब आप डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करोगे। दो बातें तो आपको याद रखना है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, ठीक है। आ जाइए, अब यदि एक सर्कुलर कॉइल के कारण आपसे यदि पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप वहां पर स्क्रू रूल यूज कर सकते हैं। जैसे मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको, सपोज कीजिए कि ये जो है आपका क्या है, मान लीजिए कि ये सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, और इस सर्कुलर कॉइल में यदि मैं आप, अच्छा एक बात आप लोग ये तो याद होगा, क्लास में मैंने बता रखा है आपको कि एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल में आपका करंट यहां से एंटर कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन आप देखिए, करंट का डायरेक्शन क्या है, अभी ये आपके करंट का डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज है, ठीक है। मैक्सवेल स्क्रू रूल यूज कर लीजिए आप यहाँ पर, और मान लीजिए कि आपके हाथ में एक स्क्रू है, यदि आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या होगा, ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का रह जाएगा, ठीक है। और यदि उल्टा डायरेक्शन होगा इसका, तो एक स्क्रू को इमेजिन कीजिए और उल्टा घुमाइए आप उसको, वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगा उसका डायरेक्शन, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों। चलिए, अब यहां से हम लोग आगे सोलेनॉइड को समझते हैं। देखिए, सोलेनॉइड जो है एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। पहले तो ये ध्यान रखिए, सोलेनॉइड हम लोग बनाते कैसे हैं, एक सॉफ्ट आयरन कोर लीजिए, एक सॉफ्ट आयरन का एक रॉड लीजिए, उस रॉड पे वायर को क्या करेंगे, कुछ दूरी पर लपेटते जाएंगे, ऑन करते जाएंगे, और दो छोर जो मिलता है उस दोनों छोर को क्या करेंगे, सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट से हम लोग जोड़ देंगे। तो जैसे उसमें करंट फ्लो होगा, जो हमने सॉफ्ट कोर यूज किया था ना, सॉफ्ट आयरन का जो कोर यूज किया था हमने,
वह किसके जैसा बिहेव करने लगेगा, बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। वो किसके जैसा बिहेव करेगा बच्चों, बार मैग्नेट के जैसा। जब तक करंट को फ्लो करवाएंगे तब तक यह बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। अब सोलेनॉइड जो बना हुआ है बच्चों, उसके भीतर देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो होगा, लेकिन उसके भीतर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा ना, वो पैरेलल और स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, यानी यूनिफॉर्म, या फिर कहिए हाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। सोलेनॉइड के भीतर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसको लगा भी रखा है, आपको दिखाता हूं। देखिए यदि बार मैग्नेट के कारण डायग्राम मैंने पहले बता रखा है, यदि मैग्नेट के बाहर देखेंगे तो नॉर्थ से साउथ, और यदि मैग्नेट के अंदर की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो है ना बच्चों, आप ये देख लो, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये लाइन यहां से जो चला है ये क्या होगा, साउथ से नॉर्थ। इसके भीतर का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, साउथ से नॉर्थ होगा। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद समझिए, अब देखो आप सोलेनॉइड के कारण इसको समझिए आप, तो ये आपका सोलेनॉइड, इसके भीतर आप देख रहे हो ये सारे के सारे लाइन क्या है, पैरेलल दिए हुए, ये सारे के सारे लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो सोलेनॉइड के भीतर पैरेलल यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये जो बच्चों रॉड है ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम यूज क्यों करते हैं, पहले ये देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट हम क्यों यूज कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि जो नेचुरल मैग्नेट हमारे पास है ना, इस नेचुरल मैग्नेट का इसका फोर्स क्या होता है, वीक होता है ना, और इलेक्ट्रोमैग्नेट का फोर्स क्या होता है, स्ट्रांग होता है। हम लोग डिजायरली इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहे उतना ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये ध्यान में रखना जरूरी है। उसके बाद देखो आप, देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को समझिए। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बच्चों हम लोग यूज कहां पर कर रहे हैं, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोग यूज करते हैं, मान लीजिए दो मैग्नेट हमने पहले से लगा रखा है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड हम पहले से तैयार कर रखे हैं हम लोग, ठीक है। उस मैग्नेटिक फील्ड में यदि किसी कंडक्टर को रखते हैं हम, ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड में यदि किसी कंडक्टर को रखते हैं तो उस कंडक्टर पर क्या होगा, फोर्स लगेगा, उस कंडक्टर पर क्या होगा, फोर्स लगेगा। अब बात रहे उस पर जो फोर्स लगा, उस फोर्स का डायरेक्शन होगा क्या, उसको हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे। जो फोर्स लग रहा है उस कंडक्टर पर, उसका डायरेक्शन क्या होगा, आइए बच्चों इसको समझते हैं हम लोग। उसके डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोग यूज करेंगे। आइए इसको जानने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोग यूज करेंगे। यदि आप ध्यान देखोगे, ध्यान से देखिए इस चीज को, फोर फिंगर जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, मिडिल फिंगर इलेक्ट्रिक करंट को बताएगा, और थंब जो है हमारा फोर्स को बताएगा। आइए एक बार इस पोस्टर को लीजिए, और ये देखिए ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, ये आपके इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। और ये अंगूठा यहां पर आप समझ लो, थंब जो है हमारा ये एक प्लेन है, इसको क्या समझ लीजिए। अच्छा एक बात और देखिए, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, जस्ट इसके परपेंडिकुलर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, और इसके यानी यहां पर आप देखो तो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यह जो प्लेन बन रहा है बच्चों, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा किसका, इसके मोशन का कह लीजिए, कंडक्टर पर या कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन। समझ गए इस बात को, ये आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। आइए यदि कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह से दे सकता है, यदि एक अल्फा पार्टिकल्स बच्चों पॉजिटिवली चार्ज होता है, आप ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स ये वेस्ट से डिफ्लेक्ट होता है ना, नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड फील्ड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होगा, करंट, यदि मान लीजिए कि ये किस डायरेक्शन में, वेस्ट में, आप ध्यान रखिए, एक मान लीजिए अल्फा पार्टिकल्स है, यदि ये वेस्ट की तरफ, यदि ये बच्चों मान लीजिए वेस्ट की तरफ, ये आपका वेस्ट है,
यदि इस तरफ ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहा है तो करंट का भी डायरेक्शन क्या होगा, सेम ही तो होगा, क्योंकि करंट हमारा किसके अपोजिट है, करंट हमारा निगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। अल्फा तो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब अल्फा के डायरेक्शन में करंट है हमारा, ये ध्यान में रख लेंगे। फोर्स हमारा नॉर्थ की तरफ लग जाएगा, ठीक है। FBI रूल यदि यूज करते हैं तो 4 फिंगर हमारा अपवार्ड होगा, है ना, 4 फिंगर क्या होगा, अपवार्ड होगा। आप इस चीज को भी ध्यान में रख सकते हैं। चलिए यहां तक यदि आप समझ गए हैं बच्चों, तो देखिए इसमें अब तो कुछ विशेष होना नहीं चाहिए हमारा, ठीक है। यहां तक ही स्लाइड था। चलिए अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है बच्चों, यदि आप इन सभी टॉपिक को डेप्थ में रिवीजन करके चले जाते हो, जितना कुछ मैंने आपको बताया है, यदि इससे भी आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो। हालांकि प्रयास आपका रुकना नहीं चाहिए, आप और भी डिटेल वीडियो देख चुके हैं, मैंने इसी चैनल पे इसके डिटेल वीडियो बना रखे हैं, है ना, आप यहाँ आकर के देख सकते हैं। क्लास में आपको एक्सप्लेन किया ही जा चुका है, तो आप ध्यान रखें। नहीं भी यदि आपको ध्यान में है तो जितना बताया गया है स्लाइड, आप इसको पढ़ करके जाएं, आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट आपके लिए, और फिर अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। एग्जाम के एक दिन पहले अच्छी नींद लीजिए, कम से कम 5 से 6 घंटे सो करके जाना है ना। एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के सोना नहीं है आपको, और फोकस्ड रहिए थोड़ा, ठीक है। आंसर लिखने में थोड़ा सा कुछ सावधानी, जो मैंने शुरू में बताया, खास करके जब आप न्यूमेरिकल्स बनाए तो गिवन डेटा को लिखें। जो फिजिकल क्वांटिटीज फाइंड कर रहे हैं उसके ऐसा यूनिट को आप रिप्रेजेंट करना ना भूलें। जब रे डायग्राम बना रहे हैं तो पेंसिल का यूज कीजिए, और रे डायग्राम में आप हमेशा डायग्राम यानी इसके लाइट के डायरेक्शन को जरूर मेंशन कीजिए। लाइट का जो डायरेक्शन है उसको मेंशन करना पड़ेगा आपको, है ना। इन सभी बातों का आप ध्यान रखिए बच्चों। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके लिए भी टीचर बायो के भी आपको वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए, और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे करके आइए आप लोग, फिर मिलते हैं।